जो हमने लास्ट क्लास फ्राइडे को पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है? हमने जो फ्राइडे को पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, पहले तुम्हारा जो असाइनमेंट वाले इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। तुम सबके पास वो सारी असाइनमेंट्स है ना, 30 की 30? उसका पीडीएफ है ना तुम सबके पास? अभी तक जो तुमने जितनी असाइनमेंट लिख ली है, किसी ने 4 असाइनमेंट्स लिखी हैं, तो तुम उस वाली असाइनमेंट में से आगे के 26 असाइनमेंट्स को कंटिन्यू करो। 4 असाइनमेंट्स उधर से स्किप कर देना अगर तुमने वो टॉपिक्स किए हैं जो मैंने तुम्हें दे रखे थे। इन टोटल तुम्हारे 30 असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तुम असाइनमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तुम्हें उनको अपने पोर्टल्स पे जाके अपलोड कर। अगर किसी ने नोटबुक में लिखा है तो तुम उसकी असाइनमेंट आई मीन पीडीएफ बना सकते हो और फिर अपलोड कर सकते हो। किसी ने कंप्यूटर में किया है तो वो फाइल बन जाएगी, उस फाइल को तुम्हें अपलोड करना है। ठीक है, तुम्हारे पोर्टल पे तुम जाओगे। हाँ, तुम प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स को पीपीटी में बना सकते हो। तुम्हें वो डॉक्यूमेंट जाके अपलोड करना है अपने पोर्टल्स पे। ठीक है। दूसरी बात, जो तुम अभी मैं प्रोसेस बता देती हूँ तुम्हें कैसे अपलोड करना है। हाँ, तुम दोनों असाइनमेंट्स अपलोड कर सकते हो, कॉपी वाले भी और लैपटॉप वाले भी। हाँ, तुम कैसे भी यूज कर सकते हो। एट द एंड तुम्हें बस तुम्हारी फाइल जो है वो अपलोड हो जानी चाहिए तुम्हारे पोर्टल्स पे। जो भी तरीका तुम्हें कन्वीनियंट लगता है तुम उसको कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। अपलोड माय वर्क करके एक सेक्शन है तुम सबके पोर्टल्स के होम पेज पे। उस पे क्लिक करोगे तो आएगा सबमिट माय वर्क, तो तुम उधर जाओगे। असाइनमेंट आंसर 1, असाइनमेंट आंसर 2, ऐसे करके तुम अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर देना। जैसे जैसे तुम कंप्लीट करते जाओ ऐसे वैसे अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करते जाओ। सारी एक साथ अपलोड कर पा रहे हो तो वो कर दो, कैसे भी कर दो। तुम्हें अपलोड करनी है असाइनमेंट्स। और जैसे तुम्हारी असाइनमेंट्स अपलोड, अगर तुम्हारी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पा रही है या वो शो नहीं कर रहा है, तो जैसे ही तुम अपना असाइनमेंट अपलोड करोगे वहां से तुम्हारी अटेंडेंस को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। असाइनमेंट्स को पेंडिंग दिखा रहा है।
एक साथ पूरा पीडीएफ अपलोड कर सक असाइनमेंट 1 ये है, असाइनमेंट 2 ये, आई गेस ऐसे तुम्हें अपनी फाइल्स को चूज करके अपलोड करना है। हाँ, तुम 18 तक अपनी सारी असाइनमेंट्स को सबमिट करोगे, ठीक है। यस एग्जैक्टली, जैसे राहुल ने सबमिट कर रखी है वैसे असाइनमेंट्स को आप सबमिट करते रहो, ठीक है। अभी बताती हूँ कैसे सबमिट करना है। आप अपना पोर्टल खोलोगे ना, पोर्टल खोलने के बाद आपका होम पेज खुलेगा, उसमें अपलोड माय वर्क करके एक आइकन है। अपलोड योर एक्टिविटी करके एक आइकन है, उधर उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐड सबमिशन करके ऊपर कॉर्नर में ब्लू कलर का आइकन है, उस पे क्लिक करोगे, ठीक है। उधर से जाके आपको अपलोड करना है, सिर्फ अपलोड माय वर्क पे क्लिक करना है, उसके बाद हो जाएगा आपका काम।
और इन्हें अपलोड कर दोगे। जिसकी अटेंडेंस किसी इशू की वजह से मार्क नहीं हो पा रही है, इसे अपलोड करने के बाद अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। ठीक है। स्क्रीन हो गई, आपकी होम स्क्रीन है। इस पे आपको ये अपलोड योर एक्टिविटी दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर ये ऐड सबमिशंस का ऑप्शन है, इधर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी फाइल को चूज करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे ये असाइनमेंट आंसर 1 करके डॉक्यूमेंट हमने चूज किया है, डिस्क्रिप्शन में आप दोबारा से ये नाम लिख देना, असाइनमेंट आंसर 1, और इसको सबमिट कर देना, आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। बस इतना सही प्रोसेस है। डन। बस इसको ऐसे ही अपलोड करना है। समझ गए? हाँ, आप असाइनमेंट 1 2 3 करके भी अपलोड कर सकते हैं। पेंडिंग शो कर रहा होगा, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके पास आपके चैनल पे आई गेस आ चुके हैं सारे। इट्स ओके, दोबारा असाइनमेंट आ जाएगी।
किसी ने चैट बॉक्स में असाइनमेंट्स का लिंक भेजा है, वो आपके सारे असाइनमेंट्स के टॉपिक उसमें कवर्ड है, उधर से आप असाइनमेंट्स ले लें। एक एक असाइनमेंट एक एक करके अपलोड कर दो, एक साथ सारी मत करो, वो आपको शायद वो अपलोड ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा एमबी की फाइल हो जाएगी। उपासना, ये जो पीडीएफ भेजा है ग्रुप में आदित्य सिंह ने, उधर सारे असाइनमेंट्स के टॉपिक हैं, वो वाले असाइनमेंट्स करने हैं आपको। अगर क्लास वाले किए हैं तो कोई बात नहीं, उनको मिला के 30 कंप्लीट करने। हाँ, तुमको सारे असाइनमेंट्स करने, इन टोटल 30 असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए बस। अब वो तुमने वो किए हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, या फिर तुम उसमें से कर रहे हो, वो कर। ठीक है, कुछ टॉपिक्स अलग है, तुम उतने छोड़ सकते हो, बस तुम्हें इन टोटल 30 कंप्लीट करने। समझ गए? चलो, मेरे को लगता है अब सबके डाउट्स ना क्लियर हो गए हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब पढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, सॉरी मेडिकल फील्ड में हमने पढ़ा था। हेल्थ केयर में क्या क्या एप्लीकेशंस है, हमने वो देखे थे लास्ट क्लास में।
आज हम पढ़ेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि क्रॉप्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप पेस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करेंगे एंड देन यू विल रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ओके नाउ टेल मी कि इंडिया किस चीज के लिए फेमस है। इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? यस, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, फार्मिंग के लिए फेमस है। इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। जो हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग हैं वो ऑलमोस्ट फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं ताकि जो पॉपुलेशन है कंट्री की उनको फूड प्रोवाइड कर सके। लेकिन फार्मर्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एग्रीकल्चर में? इंडिया को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एग्रीकल्चर में? हाँ, तो इंसेक्ट्स कभी कभी उनके क्रॉप्स पे अटैक कर देते हैं, कभी कभी बारिश कम होती है जिसकी वजह से उनकी क्रॉप खराब हो जाती है। प्लांट्स को अलग अलग तरीके की डिजीजेस हो जाती हैं, या फिर कभी कभी प्रोडक्शन ही कम होता है। ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स फेस करते हैं। और एक और मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से फूड शॉर्टेज होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये प्रॉब्लम भी कि फ्यूचर में इंश्योर करना कि सबको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड मिले, ये वाली प्रॉब्लम भी हम बायो इंफॉर्मेटिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जो बायो इंफॉर्मेटिक्स है वो साइंटिस्ट की हेल्प करता है कि वो प्लांट्स के जीन्स को स्टडी करे, उन्हें एनालाइज करे और उनमें अलग अलग तरीके के वेरिएशंस कर सके, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन हो सके, क्रॉप इंप्रूव हो सके और सबको एक प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मिल सके। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि एग्रीकल्चर में बायो इंफॉर्मेटिक्स का यूज कैसे होता है। सबको रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन एग्रीकल्चर समझ में आ गया ना? कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर में बाय एनालाइजिंग द जेनेटिक डेटा ऑफ प्लांट्स। इसकी मदद से हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप्स की क्वालिटी को, इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, और हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो,
अब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स। इसका मीनिंग समझो। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है प्लांट के जीन्स में चेंजेस करना टू इम्प्रूव दैट प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? प्लांट के जीन्स में हम किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या किसी तरह के चेंजेस कर रहे हैं जिससे हम उस प्लांट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहा जाता है। प्लांट्स को बेटर बनाना बाय चेंजिंग इट्स डीएनए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू साइंटिस्ट्स मॉडिफाई क्रॉप्स? जो साइंटिस्ट्स हैं वो मॉडिफाई करते क्यों है क्रॉप्स को? टेल मी, व्हाई डू साइंटिस्ट्स मॉडिफाई क्रॉप्स? Yes, because sometimes normal crops have problems like low production, insect attacks, poor nutrition, weather damage. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो यूजफुल जीन्स को ऐड कर देते हैं ऐसे प्लांट्स में। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो हम सबको पता है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, दैट इज बीटी कॉटन। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। बीटी कॉटन के बारे में बताओ मुझे, क्या होता है? सॉरी सॉरी, मेरा माइक म्यूट था।
बीटी क्या है? बैसिलस thuringiensis। ये एक नेचुरली अकरिंग सॉइल बैक्टीरियम है। आफ्टर दैट जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है उससे एक स्पेसिफिक जीन लिया जाता है और उसको इंसर्ट कर दिया जाता है कॉटन प्लांट के डीएनए में। उसके बाद जब वो प्लांट ग्रो करता है तो वो क्रिस्टल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जिनको क्रायोटॉक्सिन्स भी कहा जाता है। ये एक्ट करते हैं एज एन इनबिल्ट टारगेटेड इंसेक्टिसाइड। फिर क्या, कैसे ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है? जब कैटरपिलर पेस्ट जैसे कि बॉल वॉर्म्स ये इंजेस्ट करते हैं प्लांट को तो जो टॉक्सिन है ना, क्रायोटॉक्सिन, वो उनकी गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। समझ में आया सबको? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मैटर क्यों करता है ये वाला क्रॉप? क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की। इस ऐसी क्रॉप पे हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली खुद को डिफेंड कर सकता है। अब इसकी मदद से जो फार्मर्स हैं वो अचीव कर सकते हैं हायर और मोर स्टेबल हार्वेस्ट। और इसकी इतनी खास क्या बात है? टॉक्सिन उसके गट में एक्टिवेट होता है राहुल। और इसकी खास बात क्या है बीटी कॉटन की? बीटी कॉटन is the only genetically modified crop which is legally approved for cultivation, commercial cultivation। ठीक है, जो बीटी कॉटन है इट इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको लीगली अप्रूव किया गया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। समझ में आया सबको बीटी कॉटन? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ऐसे ही मेरे को दूसरा एग्जाम्पल बताओ, वो भी काफी कॉमन एग्जाम्पल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। गोल्डन राइस, यस, गोल्डन राइस काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विच इज रिच इन विटामिन ए। इसमें डॉक्टर्स ने क्या किया था, जो रेगुलर राइस होता है उसमें इंजीनियर करके बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन को ऐड किया था। बीटा कैरोटीन क्या है? ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का। इसको ग्रेन में ऐड कर दिया गया था। नेचुरली क्या होता है, राइस में नेचुरली विटामिन ये बीटा कैरोटीन होता है, बट राइस के प्लांट का जो लीव्स होता है ना उस लीव्स में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, बट जो ग्रेन जो एडिबल है जो हम लोग खाते हैं उसमें ये मिसिंग होता है। तो साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया इस क्रॉप को, एक मेज का जीन लिया और एक जीन लिया फ्रॉम कॉमन सॉइल बैक्टीरियम, उन दोनों जीन को लिया और इसमें ग्रेन में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अब क्या होता है, जो बीटा कैरोटीन है वो एक्यूमुलेट हो पाता है ग्रेन के अंदर, जिससे राइस को एक सिग्नेचर गोल्डन येलोइश कलर भी मिलता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन ऐड किया गया जो कि प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का।
बीटा कैरोटीन नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट होता है, बट वो उसकी लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रेन में प्रेजेंट नहीं होता। तो मेज का जीन ऐड किया साइंटिस्ट ने, और जो कॉमन सॉइल बैक्टीरियम है उसका जीन ऐड किया, जिससे क्या हुआ, जो बीटा कैरोटीन है वो एक्यूमुलेट हो पा रहा है ग्रेन के अंदर भी। अब उधर से हमको वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी, उधर से हम न्यूट्रिशन ग्रेन कर सकते हैं। समझ में आया गोल्डन राइस? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो गोल्डन राइस है वो इतना मैटर क्यों करता है। इसको इंटरनेशनली डिजाइन किया गया था टू टारगेट विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसको क्यों इंजीनियर किया गया था? विटामिन ए की डेफिशिएंसी को टारगेट करते वक्त इसको डिजाइन किया गया था, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे ना, उसमें चिल्ड्रन जो थे वो बहुत ज्यादा ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम्स को, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन होती जा रही थी, और उनका इम्यून सिस्टम बहुत फेल होने लग रहा था। तो इसीलिए इस क्रॉप को डिजाइन करने की बहुत जरूरत पड़ रही थी, ताकि वो विटामिन ए की जरूरतें पूरी की जा सके। ठीक है। और जैसा कि हमें पता है, जो राइस है वो स्टेपल फूड है काफी कंट्रीज में। लो इनकम फैमिलीज भी ग्लोबली इसको कंज्यूम करती हैं राइस को। तो अगर हम इसके थ्रू विटामिन ए लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचा पा रहे हैं, जो कि अफोर्डेबल भी है और एक बिल्ट इन सप्लीमेंट है, तो ये काफी हेल्पफुल था, इकोनॉमिकल था, और डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी सख्त जरूरत थी, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस से बचाया जा सके, और उनको उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ठीक है। समझ में आया सबको? अच्छा, अगर इन मेथड्स के थ्रू हम क्रॉप्स को बचा सकते हैं, तो इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा? अगर हम इन टेक्नोलॉजीज की मदद से क्रॉप्स को बचा सकते हैं डैमेज होने से, तो साइंटिस्ट को क्या फायदा होगा? प्रिया, अभी करती हूँ स्लाइड शेयर, सॉरी मैं पढ़ाने में ध्यान चला गया था। एग्जैक्टली, फार्मर्स को क्या फायदा होगा? उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा और बेटर प्रोडक्शन होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट की। क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है क्रॉप्स की क्वालिटी को और बेटर बनाना। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है क्रॉप्स की क्वालिटी को बेटर बनाना। कैसे करते हैं साइंटिस्ट इस चीज को? वो लोग प्लांट की डीएनए को एनालाइज करते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लांट जो है वो फास्ट ग्रो करता है, या फिर कौन सा प्लांट ज्यादा फ्रूट्स देता है, कौन सा प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है, या फिर कौन सा प्लांट हार्श वेदर में भी सरवाइव कर सकता है। इन सब में से बेस्ट क्वालिटीज को चूज करते हैं, डिजायरेबल ट्रेड्स को सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग टेक्निक्स है वो और फास्टर हो सकते हैं, और हम बेटर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। इसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट कहा जाता है, कि क्रॉप्स को एनालाइज करना कि किस क्रॉप में क्या बेटर चीज है, क्या क्वालिटी इस वाली क्रॉप में ज्यादा बेटर है, ताकि हम उसकी मदद से एक बेटर क्रॉप को डेवलप कर सके। सपोज करो दो राइस प्लांट्स हैं। प्लांट ए गिव्स 20 kg राइस एंड प्लांट बी गिव्स 40 kg राइस। तो कौन सा वाला प्लांट को प्रेफर किया जाएगा?
प्लांट बी को सेलेक्ट करेगा फार्मर क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, 40 केजीज ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट बी, तो ऑब्वियसली प्लांट बी को प्रेफर करेंगे ना। तो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो क्या करता है, वो साइंटिस्ट को क्विकली जीन्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। जल्दी से वो जीन्स को कंपेयर कर सकते हैं। जो ये प्रोसेस मैंने बताया कि कौन सा ज्यादा फ्रूट्स देता है, कौन सा प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है, ये सब कंपेयर कैसे करेगा साइंटिस्ट, जल्दी से ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से ही कंपेयर कर सकता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट भी बेस्ट क्रॉप्स को चूज करते हैं जेनेटिक ट्रेट्स के बेसिस पे। ओके, एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट क्या होते हैं? यस, पेस्ट स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं। पेस्ट आर स्मॉल इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। तो इनसे बचने के लिए जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। बट जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको यूज करने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कैसी प्रॉब्लम्स? जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म कॉज होती है। थर्ड, उनकी पेस्टिसाइड्स की वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। तो अब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने बीटी कॉटन को पढ़ा, बीटी कॉटन इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमें पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करने पड़ते। अगर हम पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करेंगे तो जो क्रॉप है वो कोस्ट इफेक्टिव होगी, वो ह्यूमन हेल्थ को कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाएगी, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस इसीलिए यूजफुल होता है। हम ऐसी क्रॉप जेनेटिकली इंजीनियर करके बना सकते हैं, हमें पेस्टिसाइड स्प्रे ना करने पड़े और क्रॉप जो है वो खुद को रेजिस्ट कर पाए पेस्ट के अगेंस्ट। अगर पेस्टिसाइड्स कम यूज होगा तो क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर पेस्टिसाइड्स कम यूज होगा तो क्या बेनिफिट्स होंगे? हाँ, जो पेस्ट होते हैं उनकी वजह से क्रॉप्स में डिजीजेस हो जाती है। मेनली वो वेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं पैथोजेंस को। कैरियर हो सकता है ना पेस्ट, अगर वो कैरियर है उसके अंदर वायरस एग्जिस्ट करता है किसी भी तरह का, और वो एक प्लांट से एक डैमेज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट पे जाके बैठ रहा है, तो उसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है ना प्लांट को, तो वो कैरियर हो सकता है जो कैरी करता है इंसेक्ट्स को, इंजेक्ट कर देता है पैथोजेंस को, हार्मफुल पैथोजेंस को। ठीक है, समझ में आए? जिसको ये डाउट था कि इंसेक्ट पेस्ट जो है वो क्लियर क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर हम कम पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो हेल्दी फूड हमें मिलेगा। पॉपुलेशन, जो ह्यूमन हेल्थ है उसको किसी तरह का अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी हेल्थ पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा पेस्टिसाइड्स का। और इससे जो फार्मर्स का है वो मनी सेविंग भी होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो फार्मर्स फिर फेस नहीं करेंगे अगर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एग्जिस्ट करेंगी तो। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है?
चलो, फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मीन्स एवरी पर्सन शुड हैव इनफ फूड। हर पर्सन के पास एक सफिशिएंट इनफ अमाउंट ऑफ फूड होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी मीन्स ensuring enough food for everyone। अब प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ रहा है, नहीं, वो लैंड तो एकदम लिमिटेड है। और क्लाइमेट चेंज भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो भी हमारी क्रॉप्स को अफेक्ट कर रहा है। तो फ्यूचर में फूड कैसे प्रोड्यूस होगा, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस करी जा रही है। तो अब जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसकी मदद से हम क्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि हाई यील्ड क्रॉप्स हैं। जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रिशनल क्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं, जिन तरह की क्रॉप्स को अगर हम कल्टीवेट करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे, तो हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। समझ में आए सबको? फूड सिक्योरिटी का मतलब समझ में आया? अच्छा, मुझे बताओ, अगर क्रॉप्स जो है, ग्रोन क्रॉप्स जो है वो फेल हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्वेश्चन पूछा मैंने, अगर जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो जाती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? ग्रोन क्रॉप्स फेल हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? यस, हंगर बढ़ेगी एकदम से, जो फूड है उसकी शॉर्टेज होने लगेगी। दूसरा जो है, प्राइस में आप बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज देख सकते हो, एकदम से फूड का प्राइस बढ़ने लगेगा। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो वो फेस की जा सकती है। तो इसीलिए जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस अदिति ने पूछा है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप फूड को ट्रीट या हैंडल करते हो ताकि उसका स्पॉइलेज जो है उसे स्टॉप किया जा सके। ठीक है? एंड हाउ इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी किसी फूड से इलनेस होने लगती है ना, तो उधर उसको ट्रीट भी किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, और हम फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस और उसका टेक्सचर है और उसका फ्लेवर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आया फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है?
ठीक है। Now, what is the importance of agricultural applications? बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन एग्रीकल्चर क्या करता है? वो फूड क्वालिटी को एनहांस करता है, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल फार्मिंग को, रिड्यूस करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एंड देन इट आल्सो इम्प्रूव्स द फार्मर्स प्रोडक्टिविटी। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आज का टॉपिक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आपको इन टोटल 30 असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, और आपको वो अपने पोर्टल्स पे जाके अपलोड करनी है 1 by 1। ठीक है? थर्टी असाइनमेंट्स आपको इस ग्रुप के चैट में मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने बच्चों ने शेयर किया हुआ, उसमें सारी असाइनमेंट्स। चलो, किसी को और कोई डाउट है? अभी फिर से किसी ने भेज दिया है ग्रुप में, साक्षी ने भेजा है ग्रुप में असाइनमेंट्स का लिंक। ठीक है, वहां से देख लो आप। चलो, वी शैल एंड द क्लास हियर, सी यू गाइस टुमारो। ठीक है, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आप लोग पढ़ना, कोई डाउट है तो मुझे बता देना। Okay, thank you so much everyone. Have a good evening. Bye.